नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। चलिए, तो आज का जो हमारा लेक्चर है बायो में, चैप्टर चल रहा था द लिविंग वर्ल्ड, और अब तक हमने जो पढ़ा उसमें व्हाट इज ग्रोथ, और व्हाट इज ग्रोथ में व्हाट इज लिविंग में हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक पहले डिफाइन करी, उस कैरेक्टरिस्टिक को कैसे कैसे पढ़ना है। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा था ग्रोथ, फिर उसके बाद पढ़ा रिप्रोडक्शन, फिर उसके बाद मेटाबॉलिज्म। तो इन तीनों में मेटाबॉलिज्म ही एक ऐसा जो कैरेक्टर है जो कि पूरी तरह से डिफाइनिंग है विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो उसके आगे अब जो पैराग्राफ है उसको हम पढ़ेंगे, और उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो इसको अभी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरेक्शन में लिख लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद का जो पैराग्राफ है पेज नंबर 5 पे, इसी को आज हमें पढ़ना है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरेक्शन, ठीक है ना। ये देखिए हेडिंग है हमारी, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट या फिर कॉन्शियसनेस। हमने हेडिंग छोटी सी बना ली। तो पहले बुक से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसको क्या लिखने वाला उसको समझेंगे, फिर उसके आगे पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर उसको लिखने वाला समझेंगे। तो इसी तरह से हम लोग करते चलेंगे और याद भी करेंगे साथ में, ठीक है ना। तो चलिए बुक निकाल लीजिए और हम पढ़ रहे हैं, आप इसको देखिए और सुनिए। पैराग्राफ है अगला, मेटाबॉलिज्म के आगे जहां लिखा हुआ है ना कि हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स, इसी के आगे वाला पैराग्राफ है, ठीक। तो ध्यान से सुनिएगा। Perhaps the most obvious and technically complicated features of life of all living organisms is the ability to sense their surroundings or environment and respond to these environmental stimuli, which could be physical, chemical, or biological. We sense our environment through our sense organ. Plant respond to external factor like light, water, temperature, other organisms or pollutants, etc. आगे बताया जा रहा है कि all organisms from prokaryote to most complex eukaryote can sense and respond to environmental cues. Cues मतलब होता है संकेत, ठीक है ना। फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आया हुआ है। फोटो पीरियड अफेक्ट्स reproduction in seasonal breeders, both plants and animals. All organisms handle chemical entering their bodies. All organisms therefore are aware of their surroundings. Human being is only organism who is aware himself. आगे बताया जा रहा है that is has self consciousness, यानी consciousness therefore becomes the defining property of living organism. एक एक लाइन समझ में आई? चलिए इसको समझते हैं जरा। सबसे पहली बात जो लिखा हुआ कि परहैप्स यानी शायद, परहैप्स मतलब शायद। आगे कहा जा रहा है कि मोस्ट ऑब्वियस यानी सबसे स्पष्ट, मोस्ट ऑब्वियस मतलब सबसे स्पष्ट, एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड यानी तकनीक रूप से पेचीदा, फीचर्स यानी फीचर मतलब लक्षण। सभी लिविंग सिस्टम का जो सबसे टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड और मोस्ट ऑब्वियस फीचर है वो क्या है कि एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड, और जो सेंस करते हैं उसके प्रति रिस्पॉन्ड करना है ना। आगे लिखा जा रहा है कि रिस्पॉन्ड टू दीज इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। अब ये क्या चीज होता है अभी बताते हैं। अब वो जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई हो सकती है वो क्या हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, बायोलॉजिकल भी हो सकती है और केमिकल भी हो सकती है। तो इसी चीज को हमने यहां लिखा, इट इज मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड, टेक्निकली लिखा है कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है वो, ये एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड, सभी जीवों का है, एंड रिस्पॉन्ड टू दीज इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। और ये जो स्टिमुलाई हो सकते हैं वो कैसे हो सकते हैं, फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल हो सकते हैं। स्टिमुलाई क्या होता है, अब एक शब्द देखिए, मोस्ट ऑब्वियस मतलब सबसे स्पष्ट होता है, और टेक्निकली मतलब तकनीकी, और कॉम्प्लिकेटेड मतलब सबसे पेचीदा, ठीक है ना। तो इसको अगर हिंदी में लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे स्टिमुलाई, स्टिमुलाई को हिंदी में बोलते हैं उद्दीपन। अब इसका जरा मतलब समझ लीजिएगा। कह रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर क्या होती है, एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग, एबिलिटी टू सेंस सराउंडिंग या फिर एनवायरमेंट, एंड रिस्पॉन्ड टू दीज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल हो सकते हैं। तो भैया स्टिमुलाई क्या चीज है, पहले तो ये समझ में आ जाए।
है ना। तो स्टिमुलस का मतलब क्या होता है समझिए, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म, ठीक ठीक, कोई ऑर्गेनिज्म, अब इसके चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर बढ़ गया। अब टेम्परेचर बढ़ गया तो इसको हो रही है प्रॉब्लम। अब इसको इसने इस इन्वायरमेंट यानी बढ़े हुए टेम्परेचर के साथ क्या एक्शन कर रहा है, यानी किस तरह से अपने आप को एडजस्ट कर रहा है इसी चीज को, यानी ये जो इसको यानी कि ऐसा जो भी कुछ हो इन्वायरमेंट में जो इसको डिस्टर्ब करे ऑर्गेनिज्म को, वो सब स्टिमुलस हो सकता है फिजिकल में क्या आएगा आपका, लाइट, वाटर, टेम्परेचर, और केमिकल में यानी कोई भी केमिकल अगर इसके यहाँ पे अगर इसको केमिकल चारों तरफ इसके लगा दिया जाए तब भी इसको अफेक्ट करेगा ये, तो उसमें फिर ये रिस्पॉन्ड करेगा और रिस्पॉन्ड करके कहां चला जाएगा, अपनी दूसरी तरफ ऐसी जगह जाने का प्रयास करेगा जहां पर ये इन्वायरमेंटल स्टिमुलस लेस हो, कम हो, जहां इसको ज्यादा अफेक्ट ना करे। ठीक, ये क्या हो जाता है इस तरीके से, यानी वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। बायोलॉजिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल में जैसे पैथोजन आ गए, आपके प्रीडेटर्स आ गए, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इस ऑर्गेनिज्म को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये क्या करेगा, अपने आप को उनसे कोप यानी बचाने का प्रयास करेगा। तो ये चीज क्या है, स्टिमुलस, जो कुछ यानी इसको डिस्टर्ब करने का काम कर रहा है वो स्टिमुलस। जैसे हमें अगर बहुत ज्यादा आप लोग को अगर गर्मी लगती है तो आप लोग क्या करते हैं, फैन ऑन कर लेते हैं, यानी टेम्परेचर ने जो आपको डिस्टर्ब किया, यानी आप टेम्परेचर क्या है, स्टिमुलस आपके लिए। ठीक, तो इसी तरीके से केमिकल और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। मच्छर जैसे आते हैं आपको काटते हैं, क्या है, एक बायोलॉजिकल स्टिमुलस है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है आपकी बॉडी को, तो ये चीज होती है स्टिमुलस। आगे बताया जा रहा है कि प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर, जो प्लांट यानी पौधे जो होते हैं वो एक्सटर्नल यानी बाय फैक्टर से अफेक्ट होते हैं, अफेक्ट लिखा ना, रिस्पॉन्ड, उनके प्रति रिस्पॉन्ड अनुक्रिया करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर से, और जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है वो होता है लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म और साथ ही साथ पॉल्यूटेंट्स। प्लांट को ये सारे के सारे के, लाइट से भी प्लांट अफेक्ट होता है, देखिए इनके लाइट, वाटर से भी अफेक्ट होता है यानी उसके प्रति भी रिस्पॉन्ड करता है, टेम्परेचर के प्रति भी रिस्पॉन्ड करता है, और ऑर्गेनिज्म और पॉल्यूटेंट्स के प्रति भी रिस्पॉन्ड करता है। या तो मर जाएंगे, या देखिए अगर कोई ऑर्गेनिज्म उसको खा लिया तो क्या करेगा, प्लांट खत्म। अब ये तो खत्म वाली बात नहीं, वो तो अभी इकोलॉजी में हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे वहां पे, और उसके बाद ये पॉल्यूटेंट्स की बात कर रही, यानी प्लांट इन सब के प्रति रिस्पॉन्ड करता है। ये जो फैक्टर्स हैं एक्सटर्नल, इनके प्रति क्या करता है, वो रिस्पॉन्ड करता है। ठीक इसी तरह से बताया जा रहा, ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट, अब एक शब्द आया इसमें प्रोकैरियोट, ये क्या चीज है, फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, देखिए सेल दो टाइप की होती है, जो सेल होती है ना, सेल दो टाइप की होती है, अगर उसमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियस वॉल, यानी कि जो इसको मिटा दे रही है तो बताते, ठीक है, अगर उसमें न्यूक्लियस, और ये देखिए ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और ये क्या होती है, न्यूक्लियोलर, ये जो इसकी लेयर होती है इसको न्यूक्लियोलर बोलते हैं, ठीक है ना, ये ठीक। अगर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और यहाँ पे न्यूक्लियर वॉल भी प्रेजेंट है तो वो सेल कहती है, वो कैसी हो जाती है, यूकैरियोट्स। ठीक, अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है और कुछ उसके जैसा मिलता जुलता न्यूक्लियाइड स्ट्रक्चर, देखना न्यूक्लियाई तो पाया जाएगा लेकिन वो पूरी तरह से नहीं रहेगा, तो उसको बोलते प्रोकैरियोट्स। बस इतनी देर के लिए यही समझिए, अभी थोड़ी देर, बहुत डिटेल में नहीं जाना है इसमें। यानी इस तरह से, यानी न्यूक्लियाइड एक न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर होता है लेकिन कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं होता, और न ही उसको न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है न्यूक्लियस के साथ तो बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल है, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, न्यूक्लियस के जैसा कोई स्ट्रक्चर जिसको न्यूक्लियाइड बोला जाता है वो बाद में आएगा, या ना भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो कहीं मिलेगा, बैक्टीरिया वगैरह में पढ़ने को मिलेगा, ये वही प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है ना। तो यानी जिसमें क्या होगा, न्यूक्लियस हो और न्यूक्लियस के ऊपर क्या हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो हो जाएगा यूकैरियोट। न्यूक्लियस ना हो तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात भी नहीं करेंगे, और भी ऑर्गेनिज्म नहीं, और भी ऑर्गेनिज्म सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे, जैसे क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, उसमें प्लास्टिड नहीं होगा, ये सब बातें, सॉरी क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, तो ये सब बातें आएंगी किसमें, प्रोकैरियोट्स में। तो आगे जब चैप्टर्स पढ़ेंगे हम लोग सेल वाला तो उसमें मिलेगा, ठीक है ना। तो प्रोकैरियोट, तो आगे बताया जा रहा है कि ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल क्यूज। क्यूज मतलब होता है संकेत,
यानी सभी जीव जितने भी हैं, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, सभी और सभी क्या करेंगे, एनवायरमेंटल क्यूज को सेंस करते हैं। ठीक, अगली लाइन है फोटो पीरियड। अब ये क्या चीज होती है इसको समझिए। फोटो पीरियड लिखा हुआ ना, फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन, किसको, रिप्रोडक्शन को, किसमें, इन सीजनल ब्रीडर। अब देखिए क्या है सीजनल ब्रीडर, दो शब्द आए, एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये लाइन और ये लाइन एग्जाम में आई हुई है। फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ एनिमल एंड प्लांट्स। आगे बताया जा रहा, ह्यूमन बीइंग इज ओनली हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस, मानव ही केवल ऐसा जीव है जिसके अंदर स्वचेतना है। ठीक, फोटो पीरियड, फोटो मीन्स होता है लाइट, यानी लाइट की जो पीरियड है, पीरियड मतलब होता है समय, है ना, ये फोटो पीरियड किसको प्रभावित करता है, यानी लाइट का समय, यानी डे लाइट, नाइट और डे लाइट और डार्क लाइट, जो है डार्क मतलब जैसे होता है फोटो पीरियड वाला चैप्टर अभी आएगा आगे जब हम प्लांट की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब उसमें, तो फोटो पीरियड का मतलब था ड्यूरेशन ऑफ लाइट, है ना, कितनी देर तक अगर प्लांट को मिल रही है तो उसमें क्या होगा, फ्लावर आएंगे या नहीं आएंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है, किस पे, लाइट की पीरियड पे। ठीक, तो फोटो पीरियड का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ लाइट। तो वो जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट होता है वो रिप्रोडक्शन में, जो सीजनल ब्रीडर कौन से होते हैं, जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही अपनी प्रोजेनी को जनरेट करते हैं या रिप्रोड्यूस करते हैं, वो होते हैं सीजनल ब्रीडर। ठीक, तो फोटो पीरियड किसको अफेक्ट करता है, रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ एनिमल एंड प्लांट्स। ह्यूमन बीइंग इज ओनली हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस, केवल केवल कैसा, ह्यूमन बीइंग सेल्फ कॉन्शियसनेस रखता है। इसको नोट कर लीजिए, एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़नी है एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए आगे इसी में चलिए आगे कहा जा रहा है कि ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स इंटरिंग दियर बॉडी, यानी सभी ऑर्गेनिज्म को यह पता रहता है कि कौन सा केमिकल उसकी बॉडी में जा रहा है। ठीक, आगे बता रहे हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ दियर सराउंडिंग्स, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स कैसा है, सेल्फ कॉन्शियसनेस उसके अंदर होती है। इसका मतलब जो कॉन्शियसनेस है वो कैसी है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बन गई। तो लिखिए इस बात को, दैट इज या देयरफॉर, दैट इज या फिर देयरफॉर, उसी के आगे लिख लीजिए देयरफॉर कॉन्शियसनेस इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके पहले डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या थी, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी विदाउट एनी एक्सेप्शन, सब में होती है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो चाहे एनिमल, प्लांट और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, सब में होती है। कोई ऐसा नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है, या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म थोड़ी बोलेंगे इसको, थिंग्स बोलेंगे, ठीक है ना, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है जिसमें कि मेटाबॉलिज्म होती है। इस बात को आप नोट रखेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज लिविंग और नॉन लिविंग, कहेंगे लिविंग रिएक्शन तो है, न ये लिविंग है ना ही, लेकिन रिएक्शन सिर्फ लिविंग है, लेकिन वो जो केमिकल आप लेबोरेटरी में या कहीं इनविट्रो में आप करा रहे हैं वो लिविंग रिएक्शन है, लेकिन लिविंग थिंग्स नहीं है। अब ये क्वेश्चन आएगा उसी को बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो अगला पैराग्राफ है, इसका मतलब ये क्या बन गया हमारे पास, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। देयरफॉर कॉन्शियसनेस क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब जरा सा इसका एक एक्सेप्शन देख लीजिए, ये जो कॉन्शियसनेस की बात चली है, आगे लिखा जा रहा है कि व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग्स, देखिए व्हेन इट्स कम्स टू ह्यूमन बीइंग, जब हम मानवों में देखते हैं, इट इज ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। अब किस मानव में वो उसकी बात चल रही है। व्हेन वी ऑब्जर्व पेशेंट लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स में किसी लेटे हुए कोमा में पड़ा हुआ जो पेशेंट है उसको जब देखिए, वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन विच रिप्लेस हार्ट एंड लंग्स, यानी इसका मतलब उसका जो हार्ट है और लंग्स से काम करना बंद कर दिया है, और सॉरी काम कर रहा है लेकिन बहुत नाम मात्र का काम कर रहा होगा या न भी कर रहा होगा, उसको सपोर्ट किया गया है मशीन से।
आगे बता रहे हैं द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेंडेड, और पेशेंट जो पेशेंट है, जो रोगी है, उसका जो मस्तिष्क है वो एकदम बिल्कुल ब्रेन डेड हो चुका है। ठीक, तो बताइए द पेशेंट हैज, और इसका आगे फिर बता रहे हैं कि द पेशेंट हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी पेशेंट के अंदर कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। तो अब सवाल पूछ रहे हैं आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग। अब आप क्या कहेंगे उस पेशेंट को? अभी आपने कहा कि कॉन्शियसनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ये डिफाइन कर रही है कि कॉन्शियसनेस ऐसा कैरेक्टर है जो कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर जो पेशेंट है जो हॉस्पिटल में लेटा हुआ है, अब कोमा में है, और उसका जो ब्रेन है वो लगभग डेड के समान है। ठीक, और उसको जो जिंदा रहने के लिए मशीन का सपोर्ट दिया गया। तो अब आप बताइए कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो देखिए एक ऐसी प्रॉपर्टी अगर उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही होंगी तो हम ये कह देंगे कि वो लिविंग है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि मेटाबॉलिज्म जो है अगर हो रही है किसी ऑर्गेनिज्म में तो वो लिविंग है पूरी तरह से। अब ये चेतना उसकी आए, वापस आए या ना आए, ये अलग बात है। तो मेटाबॉलिज्म अगर हो रही होगी, इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही होंगी, यानी जो भी आप वो अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन उसकी बॉडी में, अगर वो सब हो रही हैं इसका मतलब वो क्या है? लिविंग है। अगर नहीं हो रही है तो फिर वो डेड है पूरी तरह से, क्योंकि दो प्रॉपर्टी आप पे कॉन्शियसनेस है नहीं पहले से ही, और उसके बाद मेटाबॉलिज्म की बात चली तो वहां पे भी वो फेल हो गया डिफाइन करने में। इसका मतलब ये हुआ कि मेटाबॉलिज्म के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि वो लिविंग है, अन्यथा नहीं है। ठीक है ना? अगला पैराग्राफ आया, इन हायर क्लासेस, यानी उच्च कक्षाओं में आप पढ़ेंगे, यू विल कम टू नो, आप ये जानेंगे, दैट ऑल लिविंग फेनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन। अब इसका अंडरलाइंग इंटरेक्शन का मतलब होता है अंतर्निहित प्रतिक्रियाएं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अंतर्निहित प्रतिक्रियाएं। अब ये क्या है जरा इसको सुनना। प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन कंस्टिट्यूएंट सेल बट arise as a result of interaction among the constituent cells. Similarly, property of cellular organelles are not present in the molecular constituent of the organelles, but arise as a result of interaction among the molecular components comprising the organelle. आगे बता जरा, these interaction result in emergent property at higher level of organization. This phenomena is true in hierarchy of organizational कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल्स। अब ये बताते हैं हियरार्की क्या था, अभी बताएंगे। देयरफॉर वी कैन से दैट, अब यहां पे डिफिनीशन बताई जा रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, बड़े ध्यान से सुनिए। देयरफॉर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरएक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये जो लिखा हुआ ये क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफिनीशन है। फिर से सुनिएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरएक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। आगे बताया जा रहा है कि बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर by sharing of the common genetic material but to varying degrees। ठीक है, अब जरा सुनिएगा इसमें क्या ऐसा इंपॉर्टेंट बात है जो हमें लिख लेने लायक है। तो हमारी हेडिंग क्या बन जाएगी? हमारी हेडिंग बनेगी इंटरैक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन। हमारी हेडिंग क्या बनेगी? इंटरैक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन। हेडिंग बना लीजिए छोटी सी। जो लिखने वाला है वो सब लिख लीजिए फटाक से। इंटरैक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरैक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन। और सबसे पहली लाइन इसमें लिखी हुई है कि ऑल लिविंग फेनोमेनन आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शन। इस बात को नोट कर लीजिए, जितने भी लिविंग फेनोमेना, जितने भी जीवित घटनाएं वो क्यों है? अंडरलाइंग इंटरैक्शन से, यानी इंटरैक्शन होगा। अब इस सेल का जब इंटरैक्शन होगा तो टिश्यू बनेंगे, टिश्यू का आपस में इंटरैक्शन होगा तो क्या बनेंगे? ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन का इंटरैक्शन होगा तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा,
ऑर्गन सिस्टम का जो इंटरेक्शन होगा तो क्या बनेगी, एक इंडिविजुअल बनेगा। तो यानी ये जो चीज हो रही है क्या है, एक इंटरेक्शन के कारण आ रही है। ये जो कुछ प्रॉपर्टी अभी आएगी, आगे अब डिटेल में अभी लिख लेते हैं फिर समझते हैं। तो लिखिए, ऑल लिविंग फिनोमेना आर ड्यू टू, इस बात को नोट करिए, ऑल लिविंग phenomenon are due to underlying interaction। ये होगी पहली लाइन। आगे लिखेंगे इसी में, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू, क्या बताया गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू। टिश्यूज, जो टिश्यूज की हिंदी होती है उत्तक, है ना। टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन कंस्टिट्यूएंट सेल्स। अब इसका मतलब अभी समझ लीजिए, सेल्स बट arise due to, arise as a result of, but arise as a result of interaction, result of interaction among यही constituent cells। ठीक है भैया। ये जो कंस्टिट्यूएंट सेल्स हैं, इसका मतलब सुनिए, कंस्टिट्यूएंट मतलब घटक, है ना, जिससे वो बना होता है। अब जो टिश्यूज होते हैं उत्तक, अगर आपने देखा होगा एपिथेलियल टिश्यू, आपने पढ़ा होगा कहीं पर, तो इस तरीके से जो टिश्यूज बनेगी, एक सेल, फिर इस तरीके से दूसरी सेल, फिर इस तरीके से तीसरी सेल, फिर इस तरीके से सेल, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स होती है। कॉमन ओरिजिन और कॉमन फंक्शन, इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, ये जो सेल्स हैं ये कॉमन ओरिजिन और कॉमन फंक्शन की होंगी, यानी एक जैसा काम करेंगे और एक ही जगह से ओरिजिन होगी इनकी। तो इनका जो ग्रुप बन जाएगा वो हो जाता है टिश्यू। अब जब ये टिश्यू हैं, इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगी, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी आई कहां से, तो कहेंगे कि यहां देखिए, रिजल्ट इंटरेक्शन अमंग द कंस्टिट्यूएंट सेल। जब ये सेल आपस में मिलकर तैयार हुई तब ये प्रॉपर्टी आई, और यही प्रॉपर्टी, यानी कि जो टिश्यू है ना, ये जो टिश्यू की प्रॉपर्टी इसमें नहीं है, इस सेल में नहीं होती, लेकिन टिश्यू की प्रॉपर्टी आई कहां से, इनके कंस्टिट्यूएंट इंटरेक्शन से, सेल के इंटरेक्शन से। इसी बात को यहां लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन कंस्टिट्यूएंट सेल। ये जो टिश्यूज हैं पूरे, इनकी प्रॉपर्टी इसमें नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर्टी आई कहां से, तो कहेंगे कि बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग कंस्टिट्यूएंट सेल्स। सिमिलरली एक बात और कह रहे हैं कि जो सेल की प्रॉपर्टी है, जो सेल की प्रॉपर्टी है, वो भी उसके मॉलिक्यूलर कंपोनेंट में नहीं पाई जाती। मॉलिक्यूलर कंपोनेंट जैसे यहाँ पे आपका एक न्यूक्लियस बना लीजिए, एक आप बना लीजिए प्लास्टिड इस तरीके से, और एक बना लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, और ये क्या है, मॉलिक्यूलर कंपोनेंट है इसके, ये क्या है सब, मॉलिक्यूलर कंपोनेंट है। तो ये जो चीज है, यानी कि जो सेल की प्रॉपर्टी इनमें नहीं है, ये जो मॉलिक्यूलर कंपोनेंट है, ये सेलुलर ऑर्गेनेल है, इनमें नहीं है, लेकिन जो सेल की प्रॉपर्टी आई कहां से, जब इसमें सेलुलर ऑर्गेनेल्स में, ये जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं, इनमें इंटरेक्शन हुआ तो एक सेल बनी और एक नई प्रॉपर्टी यहां से, इस चीज को बोला जाता है इंटरेक्शन। ये क्या हो रहा है, इंटरेक्शन। इस चीज को नोट कर लीजिए, लिखिए, प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन, देखिए लिखा हुआ ना, जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि आपके प्लास्टिड सारे, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, और भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब आएगा सेल वाले चैप्टर में। तो लिखिए यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स ठीक है, आर नॉट, अच्छा, सेलुलर ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर कंपोनेंट। देखिए अब आगे थोड़ा सा हमने वो बताया, वो दूसरा था, यानी सेलुलर ऑर्गेनेल्स का मतलब जो भी आप यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह बनाएंगे, ये मॉलिक्यूलर कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं,
मॉलिक्यूलर कंपोनेंट यानी बायोमॉलिक्यूल है ना, उनसे इनकी कुछ कुछ लिपिड और फास्फोलिपिड लेयर से उसकी मेम्ब्रेन बनेगी, कुछ से इनके और अंग बनेंगे, कुछ से और ये मॉलिक्यूल से, जिस मॉलिक्यूल से ये ऑर्गेनेल बना हुआ है, यानी ये मॉलिक्यूल अगर हमने कहा एक सेल और सेल के अंदर का हमने निकाल दिया ये क्लोरोप्लास्ट, ठीक, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। इस तरह से डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना, ये आएगा इस तरीके से, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट जो बना ये किससे बना होगा, मॉलिक्यूलर कंपोनेंट से। क्लोरोप्लास्ट यानी कि सेलुलर ऑर्गेनेल की प्रॉपर्टी इसके मॉलिक्यूलर ऑर्गेनेल्स में नहीं होगी, मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स में नहीं होगी, ये बातें, ठीक है, इसी चीज को नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द molecular constituent of the organelles, ठीक है, organelles but arise as a result of, फिर एकदम सेम लाइन है वही, as a result of interaction among the molecular component, comprising the organelles, the molecular components ठीक, देखिए प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल आर नॉट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर कंपोनेंट, यानी मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट में नहीं पाए जाते, लेकिन arise as a result of interaction among the molecular components comprising the organelles, ठीक, तो इस ये नोट करने वाली बातें हो गई थी। अब आगे बताया जा रहा है इसी में कि हम ये कह सकते हैं द इंटरैक्ट, यानी इस तरह से इंटरेक्शन क्या है, इंटरेक्शन एक प्रॉपर्टी है जो हायर लेवल पर इमर्जेंट हो रही है, उसका उद्गमन एक लेवल के बाद हो रहा है, तो इसी चीज को लिखना है कि these interaction result in the emergent properties, these interaction result in the emergent properties, नोट कर लीजिए, these interactions, ये क्या हो रहा है, इंटरेक्शन ही तो हो रहा, ऑर्गेनेल्स का इंटरेक्शन हुआ तो बना सेल, सेल का इंटरेक्शन हुआ तो बना टिश्यू, ये क्या हो रहा, यानी इंटरेक्शन हो रहा, ठीक है ना, दिस इंटरेक्शन रिजल्ट इन इमरजेंट, एक इमरजेंट प्रॉपर्टी यानी उद्गम, यानी जो निकल कर आती है बाद में, इमरजेंट प्रॉपर्टी एट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एट हायर लेवल ऑफ, ठीक है, कह रहा है कि ये ट्रू है, आगे बता रहा है कि दिस फिनोमेना इज ट्रू इन हियरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल्स। अब ये हियरार्की क्या होती है जरा इसको समझिएगा, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। चाहे तो इसी को लिख लीजिए, दिस फिनोमेना इज ट्रू, ट्रू, दिस फिनोमेना इज ट्रू, क्या लिखा हुआ है, इन द हियरार्की ऑफ, इन द, ठीक है ना, हियरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, ऑफ एट ऑल लेवल्स, एट
ऑल लेवल। अब जरा ये हायरार्की क्या होती है, जरा इसको समझिएगा। पहले इसको नोट कर लीजिए, एक एक लाइन अगर नोट करना चाहें तो, या बुक में दिया हुआ बुक से ही रीडिंग करिए बार बार, अगर नोट ना करना चाहें तो। सारी चीजों का मतलब आना चाहिए बस। ठीक, चलिए। तो ये थी इंटरेक्शन और इमरजेंट प्रॉपर्टी, यानी जब इंटरेक्शन होगा तो एक नेक्स्ट लेवल पे एक नई प्रॉपर्टी का इमरजेंट होगा। इमरजेंस मतलब होता है निकल कर आना या उभरना या उद्गमन, उसी को बोलते हैं। तो जैसे सेल आपस में इंटरेक्ट किए तो बना लिए टिश्यू, और टिश्यू में एक नई प्रॉपर्टी आ गई जो सेल में नहीं थी। इसी बात का मतलब बस इतना सा था। अब आती बात हायरार्की। देखिए हायरार्की का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं क्या, पदानुक्रम। जैसे आप सुने होंगे कि अगर मैक्रो मॉलिक्यूल, यहाँ पे हायरार्की अभी हम बना रहे हैं, एक देखिएगा अभी आप समझ जाएंगे। जैसे मैक्रो मॉलिक्यूल, या इसी को बोला जाएगा सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक, मैक्रो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर क्या बनाए, सेल। क्या बनाते हैं ये, सेल। या सेल सेलुलर ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, लेकिन हम उसको अभी ऑर्गेनेल्स से सीधे हम आ रहे हैं सेल पे। सेल आपस में मिलकर क्या बनाए, टिश्यू। टिश्यू आपस में मिलकर क्या बनाए, ऑर्गन। ऑर्गन आपस में मिलकर क्या बनाए, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल और इंडिविजुअल आपस में मिलकर पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन आपस में मिलकर क्या बनाती है, कम्युनिटीज। और कम्युनिटीज में आपस में मिलकर क्या बनाती है, इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, बायो। ठीक, यानी ये क्या हो रहा है, ये क्या हायरार्की है, ये स्टेप है, क्रम है ना। हर स्टेप में देखिए प्रॉपर्टी अलग। सेल की प्रॉपर्टी क्या ऑर्गन में पाई जाएगी, कहेंगे नहीं। इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी क्या पॉपुलेशन में होगी, कहेंगे नहीं। लेकिन पॉपुलेशन की प्रॉपर्टी आई कहां से, इंडिविजुअल के मिलने से। तो इसी को बोला जाता है हायरार्की। ठीक है ना, समझ में आ रही बात, यही चीज है। ठीक इसी तरह से जैसे आप ये जो हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहीं भी हो सकता है। जैसे क्लासिफिकेशन में पढ़ा जाए तो सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं ना, KPCOFGS, यानी स्पीसीज। देखिए स्पीसीज, यहाँ पे जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, उसके बाद फाइलम, और यहाँ किंगडम। ये क्या है, ये जो चीजें हो रही है ये क्या है, यही तो है हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आ रही, तो यही है, इसको नोट कर लीजिए। इसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, ये इंटरेक्शन जो होता है कि जैसे सेल की, यानी जो स्पीसीज की प्रॉपर्टी है वो फैमिली में थोड़ी होगी। फैमिली को अलग कैरेक्टर से डिफाइन करते हैं, स्पीसीज को अलग, ऑर्डर को अलग, क्लास को अलग, फाइलम को अलग। यानी ये हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं, पदानुक्रम हिंदी में कहते हैं। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे लिखिए, जो वही, तो इसका मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन जो हो रहा है वो क्या बन जा रहा है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बन जा रहा है। तो जो वहां लाइन लिखी थी, हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। अब इसी चीज को लिखिए, देयरफॉर। अब यहां पर वो लिखा जाएगा देयरफॉर। इसको नोट कर लीजिए, फिर मिटा रहे हैं इसको फट से जल्दी। लिखिए देयरफॉर देयरफॉर जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आर डिफाइनिंग, कैसी प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सिस्टम या लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब अब तक हमने जितना पढ़ा उसमें अगर पूछा जाए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है, इसको नोट करके लिखिए, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है। पहली तो है भैया मेटाबॉलिज्म। इसको क्या बोलते हैं हम, मेटाबॉलिज्म।
और दूसरी है कॉन्शियसनेस, दूसरी क्या है कॉन्शियसनेस, और तीसरी है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये रहा, इसको नोट कर लीजिए। यानी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बाकी सब इसके अलावा जो कुछ है वो कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे ग्रोथ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। क्यों, क्योंकि ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होती है। जैसे माउंटेन और सैंड माउंट्स, आपके बोल्डर्स, ये भी क्या होते हैं, एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। और हम क्राइटेरिया क्या लेते थे, इंक्रीज इन मास। और ग्रोथ इन साइड से होती है लिविंग में, और सरफेस पे जमा होने से, यानी अब ऊपर साइड से होती है, ऊपरी सतह से नॉन लिविंग में। ठीक इसी तरह से रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया थे, यूनिसेलुलर एल्गी थी और अमीबा था, इसमें हम स्पष्ट नहीं थे। इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों क्या बन गए थे, एक दूसरे के सिनोनिम्स बन गए थे। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो कि रिप्रोडक्शन करते ही नहीं थे, जैसे म्यूल यानी खच्चर, स्टेराइल वर्कर बीज और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। तो वहां पर ये फेल हो गया था रिप्रोडक्शन भी। तो लेकिन मेटाबॉलिज्म जब आया कि मेटाबॉलिज्म यानी कि सभी जो बॉडी है, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म बने हैं सब केमिकल से बने हो। केमिकल छोटे बड़े किसी भी क्लास किसी भी साइज के हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद बताया गया कि केमिकल जो आपके बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो क्या है, एक्चुअली वो है मेटाबॉलिक रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम इज नोन एज मेटाबॉलिक रिएक्शन। और मेटाबॉलिक रिएक्शन चाहे वो प्रोकैरियोट हो, चाहे यूकैरियोट हो, चाहे माइक्रोस्कोपिक हो, और चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट, सब में होती विदाउट एनी एक्सेप्शन। यानी इसी चीज को आगे लिखा जा रहा है कि नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन द सेल फ्री सिस्टम एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन अ टेस्ट ट्यूब नाइदर लिविंग नॉन लिविंग। हेंस कह सकते हैं हम, देखिए हेंस जिसको अंडरलाइन करना है, हेंस while metabolism is defining feature of all living organisms without exception, isolated metabolic reaction in vitro are not living things। साफ साफ लिखा है not living things, अभी क्वेश्चन कराएंगे, but surely living reactions। ठीक है, तो आगे बताया जा रहा है कि जो आपको लिखने का नहीं है, फिर भी आप इसको अगर समझ लीजिए। therefore हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, अपने आप गुणन करता है, एंड आगे इसी में सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, अपने आप इवॉल्व होता है ना, एंड सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरैक्टिव सिस्टम है जो कैपेबल है किसके लिए, रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए। बायोलॉजी क्या है, स्टोरी ऑफ लाइफ, क्या है, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। और साथ ही साथ बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म पास्ट प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड one to another by sharing the common genetic material। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो पहले रहे हों, चाहे अब हों, चाहे बाद में आएंगे, सब में एक चीज कॉमन है। एक चीज का वो कॉमन क्या शेयर करते हैं, जेनेटिक मटेरियल। हाँ, लेकिन जेनेटिक मटेरियल के अंश अलग अलग हो सकते हैं, उनमें कुछ अलग जेनेटिक मटेरियल, हमारे में कुछ अलग, और बाकियों में कुछ अलग। ठीक, लेकिन जेनेटिक मटेरियल सब में कॉमन है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन है, तो ये हमारा व्हाट इज लिविंग जो हेडिंग थी वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम इससे जितने क्वेश्चंस आए हैं जा उसको कर लेते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है इसमें चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज मॉडल पेपर है, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है सिर्फ उन्हीं के बारे में। ठीक है ना, और बाकी एनसीईआरटी से ही आएगा। पहला क्वेश्चन है इसमें, देखिए मेंस 2011 में पूछा गया। पहले जो ये नीट, उसको हम 3 क्वेश्चन कुल। पहला क्वेश्चन हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक में दिया होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स मतलब होता पहलू, ठीक है ना, इज एन, देखिए एक्सक्लूसिव पूछा गया, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब विशिष्ट। इसको हम बार बार आपसे कह रहे थे कि इस पे जरा ध्यान दीजिएगा, वही एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स बोला गया यहाँ पे।
ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन है ए, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो। देखिए आ गई वही बात एकदम सेम, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो, अकर इन विट्रो, अकर इन विट्रो। ठीक है भैया, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा कह रहा है इंक्रीज इन मास। अब आपको समझ में आया कि हम क्यों की लाइन पढ़ रहे थे। कह रहा इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली। ये दूसरा ऑप्शन है इनका। तीसरा ऑप्शन है इसमें परसेप्शन ऑफ इवेंट। देखिए शब्द केवल बदल दिए गए हैं और कुछ नहीं बदला गया है। परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरमेंट, हैपनिंग इन्वायरमेंट। ठीक है भैया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं इन वर्ड, अरे ऐसे चलिए इन्वायरमेंट। ठीक, एंड देयर मेमोरी, एंड दियर मेमोरी। ठीक, और चौथा ऑप्शन इसमें इंक्रीज इन मास बाय एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन, देखिए इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास बाय एक्युमुलेशन। समझ में आ रहा, ऑफ मटेरियल बोथ on surface as well as internally, both on surface as well as internally। ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा बिना कुछ बताए। पहला ऑप्शन है, देखिए कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। और सवाल का मतलब समझिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है ना, लिखा है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक पहलू यानी लक्षण, कैरेक्टर एक्सक्लूसिव यानी पूरी तरह से विशिष्ट है लिविंग थिंग्स का। देखिए क्या है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन विट्रो। हम बार बार बता रहे थे, पढ़ रहे थे अभी कि आइसोलेटेड जो मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो होती है वो लिविंग थिंग्स नहीं है, लिविंग रिएक्शन है सिर्फ। तो लिविंग थिंग, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत। इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, लिखा है ना भैया, इनसाइड ओनली किसके कैरेक्टर थे, ग्रोथ के। ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर तो है नहीं, एक्सक्लूसिव कैरेक्टर तो है नहीं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आगे बताया जा रहा परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट, यानी जो कुछ हो रहा है इन्वायरमेंट में उसका सेंस करना। ये तो कॉन्शियसनेस की बात चल रही है। और आगे बता रहा और उसकी मेमोरी को बनाए रखना, उसे याद कर लेना, ये क्या कहलाता है, कॉन्शियसनेस की बात चल रही है। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे कह रहा है इंक्रीज इन मास बाय एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल, ये भी तो ग्रोथ की बात चल रही थी। ग्रोथ में नहीं बताया गया था कि अगर आप मास को एज ए क्राइटेरिया आप जो है ग्रोथ समझते हैं तो नॉन लिविंग और लिविंग दोनों में ग्रोथ होती है। तो ये डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है, केवल और केवल कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन ऑप्शन में क्या सवाल में पूछा गया, एक्सक्लूसिव एस्पेक्ट्स, क्या पूछा गया, एक्सक्लूसिव। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि द लिविंग ऑर्गेनिम्स कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर। फिर वही सवाल आ गया, एकदम मिलता जुलता। लिख दें यहां पे सवाल, चलिए लिख लीजिए। कह रहा है कि द लिविंग, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं, आपकी बुक में होगा, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली, ठीक है ना। चलिए इसका शॉर्ट फॉर्म हमने बना दिया यहीं से, एक्सेप्शनली, ठीक है। डिस्टिंग्विश मतलब अलग, विलगित। डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन लिविंग,
नॉन लिविंग थिंग्स on the basis of their ability for नंबर 1 ऑप्शन ए इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। देखिए पहले जैसे लग रहा पहला ऑप्शन एकदम सही है। जहां भैया इंटरेक्शन इन विद इन्वायरमेंट होगा तो वहां तो ऑप्शन होना ही होना है इंटरेक्शन विद। भैया स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा बुक में लिखा हुआ, इतना जल्दी जल्दी लिख रहे हैं उसमें हो जाएगा, ठीक है ना। आप इस पे ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा भैया। इन्वायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। चलिए ये ऑप्शन लग रहा है लेकिन अभी पूरा ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए इसका बी रिप्रोडक्शन। तीसरा ऑप्शन है सी वाला ग्रोथ एंड मूवमेंट। और चौथा ऑप्शन है डी, ये बी है ना तो इसको बी लिखिए, बी ए बी सी और ये डी। डी ऑप्शन है रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। चलिए जो सवाल है उसका आंसर आप लोग दीजिए, आपका क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ, ठीक है ना। चलिए देखिए यहां पे द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ दियर एबिलिटी फॉर, क्या ऑप्शन हो जाएगा, इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। पहला ऑप्शन सही है हमारा। कुछ लोग कहेंगे रिस्पॉन्सिवनेस टू टच क्यों नहीं सही है ना, टच के प्रति सेंसिबिलिटी वो भी तो सेंस है, लेकिन यहां पर सीधे सीधे पूरा पूरा एक सेंटेंस आ रहा है कि इन्वायरमेंट के प्रति इंटरेक्शन, यहां सिर्फ टच के लिए दिया हुआ। ऑप्शन दोनों सही हो सकता है। देखिए ये वाला भी अगर ये लेकिन बेटर करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, ए इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव, और उसी के साथ इवॉल्व हो जाना, एवोल्यूशन हो जाना उसका, तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ऑप्शन ये भी लगभग सही अगर माना जाए कि रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, ये भी तो कॉन्शियसनेस की बात चल रही है, ये भी तो एबिलिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो टच के प्रति सेंस रखते हैं, तो बात तो वही होगी कॉन्शियसनेस की ही बात है। अच्छा कॉन्शियसनेस का ही ऑप्शन हमें लगाना है तो बेटर ऑप्शन तो ये है, ये वाला लगाएंगे। कह रहा है रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है नहीं, ग्रोथ एंड मूवमेंट है ही नहीं, रिस्पॉन्सिवनेस टू टच ये ऑप्शन हो सकता था अगर ये ना होता तो, ठीक। अगला एक सवाल है इसी में, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विथ, तो अभी तो जो हियरार्की सिस्टम बनाए थे ना वही था, वो कहां से स्टार्ट था, मॉलिक्यूलर से, है ना, मॉलिक्यूलर कंपोनेंट से। तो इसमें ऑप्शन है, तो ये 2007 का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन देखा, जो एक एक लाइन यानी कि इंपॉर्टेंट है पढ़ना। देखिए आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन करें इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड, ये सारे सेंटेंस आए थे। कहीं बाहर से सवाल आया है बताइए, आप समझ में आई बात। इसलिए पूरा फोकस एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन चीजों पर होना चाहिए। अभी आगे और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, जब आगे चैप्टर्स हम पढ़ेंगे तो और मिलेंगे, जिसमें ये जो अभी हम लोग पढ़े हैं ना, ये फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स, ये लाइन मिलेगी। एक ये लाइन मिलेगी, मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग, ये भी मिलेगी। और ये भी लाइन मिलेगी मेटाबॉलिज्म के बारे में कि मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग। ये पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट, जब इस चैप्टर का एक स्टेटमेंट उठाया जाएगा, दूसरे वाले का एक, तीसरे वाले का एक, तो अब वो किसी पर्टिकुलर चैप्टर में क्वेश्चन नहीं भरा जाता, कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में दे दिया जाएगा आगे पीछे, तो वहां ये सारे मिलेंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि एक भी लाइन आपको फालतू पढ़ाई गई, सिर्फ एनसीईआरटी की पढ़ाई गई है और लाइन बाय लाइन याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अब हम अगला जो टॉपिक है हम लोग का डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक, खूब मेहनत से पढ़िए।